सहजयोगी का प्रत्येक विचार कार्यान्वित होता है। सहजयोगियों के हृदय में उठने वाला प्रत्येक विचार और उनके मुख से निकला हुआ वाक्य परम चैतन्य द्वारा उचित समय आने पर कार्यान्वित किया जाता है, चाहे सहजयोगी स्वयं उसको भूल गया हो। इसलिए सहजयोगियों को बोलने से पहले काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। ऐसा अनेकों घटनाओं द्वारा अनुभव सिद्ध हो चुका है। उनमें से केवल एक घटना में मैं अपने सहजयोगी भाई बहनों के साथ बांटना चाहता हूँ। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। इसलिए आप स्वयं अपने अनुभव और श्री माता जी के निर्देशानुसार ही कार्य करें। मुझे और मेरे परिवार को सहयोग में आए हुए लगभग 4 वर्ष हो चुके थे। हम गणपतिपुले महोत्सव से स्पेशल ट्रेन द्वारा दिल्ली वापस आ रहे थे। स्पेशल ट्रेन होने के कारण इस ट्रेन में अधिकतर सहजयोगी ही थे। सामान्य जनता बहुत ही कम थी। शाम का समय था। हम सभी सहजयोगी आनंद मगन होकर बातों में व्यस्त थे। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और उसमें काफ़ी सारे छात्र हमारी ही बोगी में घुस गए और अपनी सीट पर बैठे हुए सहयोगियों को उठाने लगे, परंतु वह अधेड़ उम्र सहयोगी उठने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर मैं सहयोगियों का नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सभी सहयोगी काफ़ी मशहूर और वरिष्ठ सहयोगी हैं और पूरे विश्व के सहयोगी इनसे परिचित हैं। तो इसलिए उन्होंने उन छात्रों से लड़ना शुरू कर दिया। मारपीट शुरू होने पर अन्य सहयोगी भी उन छात्रों से झगड़ने लगे। इस झगड़े को देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा था और हम मन ही मन श्री माता जी से प्रार्थना कर रहे थे कि वो इस झगड़े को शांत कर दें। बंधन भी लगाया, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। इन सब झगड़ों के बीच हमें पता लगा कि उनमें से कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के पास रेलवे का कोई भी वैध टिकट नहीं है और अन्य कुछ सहयोगियों की सीट भी इस डब्बे में नहीं है, बल्कि कहीं और है और केवल अपने अन्य जान पहचान के सहयोगियों, यानी उनका अपना ग्रुप था, अन्य जान पहचान के सहयोगी के कारण इस डिब्बे में बैठे हुए हैं। इस प्रकार यह सहयोगी इस डिब्बे में अनाधिकार पूर्ण बैठे हुए हैं। स्पेशल ट्रेन में अक्सर यह देखने में आता था कि सहयोगी अपनी सीट पर न बैठकर पूरी ट्रेन में जहाँ कहीं भी उनकी जान पहचान के सहयोगी होते थे वो वहीं पर बैठ जाते थे। यह कानूनन गलत है, जबकि उन छात्रों को वो आरक्षित सीट थी और वह अपनी आरक्षित सीटों को ही उन सहयोगियों से मांग रहे थे। जब झगड़ा बढ़ा तो छात्र भी अपनी जिद पर अड़ गए कि वो अपनी ही सीटों पर बैठेंगे, अन्य डिब्बों में नहीं जाएंगे। कई घंटों के बाद ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वहाँ छात्रों ने पुलिस बुला ली। पुलिस से क्षमा मांगने पर और दूसरी अपनी बोगियों में जाकर बैठने पर मामला शांत हो गया, परंतु इस घटना से हमारा मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया। अरे कि ये कैसे सहयोगी हैं जो दूसरों का हक मार रहे हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं और फिर झगड़ा भी कर रहे हैं। तो हमारा जब मन खिन्न हो गया तो मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया कि हम अगले वर्ष गणपतिपुले सामूहिकता में इस ट्रेन से नहीं आएंगे, बल्कि अलग से अपना टिकट आरक्षित कराकर किसी अन्य ट्रेन से आएंगे। यात्रा अच्छे से बीत गई। अगले वर्ष फिर गणपतिपुले जाने का समय आया। हम अपने उस संकल्प को पूरी तरह भूल चुके थे। हमने फिर सामूहिकता के साथ इसी ट्रेन में सीटें बुक करा ली। जाने का दिन आया और प्रातः से ही हम लोग जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। हम घर से सुबह 11 बजे, मतलब ट्रेन चलने से लगभग 4 घंटे पहले घर से चले, जबकि घर से स्टेशन का रास्ता केवल 1-1.25 घंटे का ही है। हमने घर पर ताला बंद करके निकले। अभी गली के बाहर ही आए थे कि हमें ध्यान आया कि फल और खाने का सामान जो हमने ट्रेन में सहयोगियों के साथ बैठकर खाने के लिए लिया था,
वह तो घर पर ही रह गया है। हम वापस घर गए, सभी ताले खोलकर खाना और फल निकालकर ताला लगाकर वापस जब रिक्शा स्टैंड तक आने में हमारा लगभग 1 घंटा खर्च हो चुका था, परंतु हम निश्चिंत थे क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत समय था। हमने रिक्शा लेना चाहा, पर वहाँ कोई रिक्शा नहीं था। तभी एक रिक्शा आया और उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके रिक्शे में हवा काफ़ी कम थी। हमने उससे काफ़ी प्रार्थना की कि केवल हमारा सामान और बच्चों को ही रिक्शे में बिठा लें। बच्चे काफ़ी छोटे थे और स्कूटर स्टैंड तक जाने के लिए हमें लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, जो कि सामान लेकर तय करना असंभव था। और हम दोनों उसके साथ फिर पैदल चलेंगे। हम धीरे धीरे चलते हुए स्टैंड पर आए। तभी सड़क पर खड़े होकर रिक्शे से हम सामान उतार ही रहे थे कि सड़क पर जाती हुई बस में से किसी ने कुछ फेंका, जिससे पत्नी के सारे कपड़े खराब हो गए। ऐसी स्थिति में कपड़े बदलने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं था। वहीं पास में किसी के घर जाकर पत्नी ने कपड़े बदले। इन सब कार्यों में काफ़ी समय खर्च हो गया, परंतु हम पूरी तरह से शांत और निश्चिंत थे। तुरंत ही हमें स्कूटर मिल गया और हम स्टेशन की तरफ चल पड़े। तभी स्टेशन से हम 3-4 किलोमीटर ही दूर रहे होंगे कि वह स्कूटर भी खराब हो गया। स्कूटर को ठीक करने में भी काफ़ी समय निकल गया, परंतु हम पूरी तरह शांत थे। हमने ट्रेन को रोकने के लिए बंधन भी लगाया। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी और सहयोगी सभी को विदा करके स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। हमें देखते ही सभी ने तरह तरह की बातें की कि आप लोग कितने लापरवाह हो, समय से कुछ देर पहले ही घर से निकलना चाहिए। अब आप लोग घर वापस जाओ, आगे कोई ट्रेन नहीं है। परंतु ये अति आश्चर्यजनक था कि हम किसी भी घटना से विचलित नहीं हो रहे थे, परंतु फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम घर वापस जाएं या किसी अन्य साधन से गणपतिपुले जाएं। हमें किसी प्रकार से रास्ते भी नहीं मालूम थे। हमने फैसला करने के लिए चैतन्य का सहारा लिया और हमें घर जाने के नाम बहुत ही गर्म चैतन्य आने लगा, तो हमने गणपतिपुले जाने का मन बना लिया। हालात बदलने लगे और रास्ता मिलने लगा। तभी एक सहयोगी ने हमें बताया कि मुंबई से प्रत्येक दिन एक बस गणपतिपुले के लिए जाती है और आप लोग उसी बस से गणपतिपुले चले जाना। जब टिकट खिड़की पर हम मुंबई की ट्रेन की टिकट लेने के लिए पहुंचे तो टिकट बाबू ने बताया कि अभी आधा घंटे के बाद ही एक ट्रेन मुंबई के लिए जाएगी और वह पैसेंजर गाड़ी है। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बच्चों के साथ उस गाड़ी में आप सफ़र नहीं कर पाओगे। परंतु हमें जैसे श्री माता जी बुला रही थी। हमने टिकटें खरीदी और प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन आने का समय हो चुका था, परंतु वहाँ पर हमारे अतिरिक्त कोई था ही नहीं। यह हमें सब बड़ा अजीब सा लग रहा था और शंका होने लगी कि कहीं हम गलत प्लेटफार्म पर आकर तो खड़े नहीं हो गए हैं। परंतु चैतन्य का सहारा लेने पर हमें विश्वास हो गया कि हम सही जगह पर ही खड़े हैं। तभी वहाँ 3-4 सवारियाँ और आ गईं और उन्होंने बताया कि ट्रेन तो पिछले वाले स्टेशन से आएगी और यहाँ पर केवल 2 मिनट को ही रुकेगी। जब ट्रेन आई तो वो ठसाठस भरी हुई थी और हम खाली डिब्बे के इंतज़ार में खड़े रहे। ट्रेन रुकी तो हमारे सामने ही एक खाली बोगी थी। हम उसी में तुरंत घुस गए। पूरा दिन अन्य यात्रियों को आत्म साक्षात्कार देते देते बड़े मज़े से बीत गया। रात का समय आने पर टिकट निरीक्षक भी आ गया। उसने हमें बताया कि ये डब्बा आरक्षित है, रिजर्व है और स्लीपर है, जबकि आपका टिकट तीसरे दर्जे का अनरिजर्व टिकट है। हमारी विनती करने पर उसी डब्बे में आरक्षण देने के लिए उसने हमसे काफ़ी रुपए की मांग कर दी। तभी हमने सोचा कि अनरिजर्व डब्बे में चलते हैं, हमारे बराबर वाला डब्बा ही तो है। हम तुरंत उस डिब्बे में चले गए और रात होने के कारण बिस्तर लगाकर आराम से सो गए। इस डिब्बे की सीटें लकड़ी की थीं,
परंतु हमारे पास रजाई गद्दा होने के कारण हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। अगली सुबह जब हम पूरी तरह तरोताज़ा थे और ट्रेन में आने वाले यात्रियों को आत्म साक्षात्कार देते हुए पूरा दिन हमने आराम से सफ़र किया। परंतु एक आश्चर्य हमें और भी था कि टिकट बाबू ने हमें बताया था कि ट्रेन के उस डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे हमें बहुत अधिक असुविधा होगी। परंतु यहाँ तो हम बिस्तर लगाकर मज़े में लेटे हुए हैं। तभी मैंने अपने मन की बात पास बैठे हुए एक फौजी भाई से बताई, तो वो भी कहने लगा कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आपके पास तक भीड़ क्यों नहीं आ रही है, जबकि ट्रेन तो खचाखच भरी हुई है और लोग गेट पर लटके हुए हैं और छत पर भी बैठे हुए हैं। मैंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो वास्तव में ये ही नज़ारा था। मैंने हृदय में श्री माताजी को धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें कितनी अधिक सुरक्षित और सुविधापूर्वक यात्रा में रखा हुआ है। अभी हमें मुंबई पहुंचने में 2-3 घंटे का समय बाकी था, तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया और उसने हमसे सहानुभूति रखते हुए हमें सतर्क करना शुरू कर दिया कि बस अड्डे के आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि उसी वर्ष बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, तो मुंबई में दंगे हो रहे थे, जिसके कारण शाम को बस अड्डे के आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जाता था। आपको सुरक्षा कारणों से लंबे रास्ते से वहां पहुंचना होगा। परंतु जब हम स्टेशन से बाहर आए तो यह हमारे दिमाग से ये सलाह बिल्कुल ही निकल गई थी। हम अपने में ही मस्त और इतने अधिक मस्त थे कि ये सलाह दिमाग में आई ही नहीं, याद ही नहीं रही, और हम लोग स्वयं ही अपना सामान उठाकर पैदल ही बस अड्डे की तरफ चल पड़े। बीच में पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था और कोई भी सामान्य व्यक्ति सड़क पर नहीं था, परंतु हम निश्चिंत अपने गंतव्य की ओर मतलब बस अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे। बीच बीच में 3 बार गोलियां चलने की भी आवाज़ आई, परंतु हम सबसे बेखबर अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। हम बस अड्डे पहुंच गए। बस अड्डे पहुंचने पर पूछताछ खिड़की से हमें पता चला कि गणपति पुले की अगली बस अगले दिन शाम को 4 बजे मतलब लगभग 22 घंटों के बाद मिलेगी। अब हमारे पास इंतज़ार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। फिर हमें पता लगा कि हमें सामान का वज़न कराना पड़ेगा और वज़न के अनुसार ही सामान का टिकट लगेगा। सामान का वज़न कराकर पर्ची लेते समय मैं बसों की पूछताछ भी कर रहा था, तो हमें बाबू ने बताया कि सुबह 4 बजे एक लग्जरी बस जाएगी और उसका किराया काफ़ी ज़्यादा है, उससे जाना चाहो तो आप चले जाना, उसका टिकट बस में ही मिलेगा। यह समाचार हमारे लिए बहुत राहत भरा था। सामान का वज़न करवा कर मैं अपने अभी बस के नज़दीक आया ही था कि एक बहुत सुंदर सी खाली बस आकर खड़ी हुई। उसने हमारे पूछने पर बताया कि इसी बस से चलो। यह बस सुबह 6 बजे हमें गणपति पुले से 17 किलोमीटर पहले उतार देगी और वहाँ से हमें दूसरी बहुत सारी बसें मिलेंगी। हम तुरंत बस में चढ़ गए। ये लग्जरी बस थी और उसमें हमारे अतिरिक्त केवल 3 ही सवारियाँ और थीं। हम सभी एक एक सीट पर अलग अलग सो गए, क्योंकि हमारा बिस्तर बंद बस की छत पर था। सुबह सुबह हम सभी गहरी नींद में थे कि अचानक कंडक्टर ने हमें उठाया कि गणपति पुले आ गया है, फटाफट उतरो। हम आंखें मलते हुए हड़बड़ी में उठे और बस से उतर गए। कंडक्टर ने हमारा सामान भी बस की छत से सड़क पर नीचे फेंक दिया था और बस चली गई थी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए और हमने स्वयं को एक बिल्कुल सुनसान जगह पर सड़क पर अकेले खड़े पाया। प्रातः बहुत धुंध थी और ठंडी हवा चल रही थी। हमने आसपास नज़र दौड़ाई कि शायद कोई सहारा मिल जाए। तभी दूर एक चाय वाले का खोखा नजर आया। अभी हमने उसकी तरफ बढ़ना शुरू ही किया था कि कुछ महिलाएं मिली। उन्होंने हमसे जय श्री माता जी कहा। हम सभी ने श्री माता जी के बिल्ले लगाए हुए थे।
और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम गणपति पुले जा रहे हैं। हमारे हाँ कहने पर उन्होंने कहा कि वो मुंबई के सहयोगी हैं और उनकी बस पास में ही खड़ी है, हम चाहें तो उनके साथ ही गणपति पुले चल सकते हैं। इस प्रकार हम प्रातः लगभग 8 बजे गणपति पुले निर्मल नगरी पहुँचे थे। इस प्रकार श्री माता जी की कृपा से हमने इतनी कठिन यात्रा इतनी सुगमता पूर्वक पूरी कर ली थी। पूरे प्रकरण में एक ही बात जो हमने स्वयं में देखी कि हम पूरी तरह से मस्त और निश्चिंत थे कि माँ हमारे साथ हैं और वो ही हमें गणपति पुले लेकर जा रहे हैं। गणपति पुले पहुंचकर जब हम बैठे तो हमें पिछले वर्ष ट्रेन में घटित उस घटना की याद आई कि हमने स्वयं ही तो कहा था कि हम सब अन्य सहयोगियों के साथ स्पेशल ट्रेन से नहीं आएंगे, बल्कि अकेले स्वयं अपनी टिकट करा कर आएंगे। इससे हमें सबक मिल गया कि हमारी जुबान से निकली बात जो हम स्वयं भी भूल चुके होते हैं, परम चैतन्य ने रिकॉर्ड कर ली थी और समय आने पर कितनी घटनाओं को घटित कराकर भी उसको पूर्ण किया और पूरी यात्रा में हमारी सुख सुविधाओं का कितना अधिक ध्यान रखा। इसके लिए हमने श्री माता जी को अपने हृदय में ही कोटि कोटि नमन किया और सबक लिया कि प्रत्येक घटना को निर्विचारता में साक्षी स्वरूप होकर ही देखना चाहिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। परंतु आज भी जब हम दूरदर्शन देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं या समाज में स्वयं कोई गलत घटना होते हुए देखते हैं या ऐसी घटना होते हुए देखते हैं जिससे हमें या समाज को तकलीफ हो रही होती है, तब हम आज भी प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। परंतु ऐसी अनेकों घटनाएं जिन्होंने हमारे हृदय की गहराई तक दुख पहुंचाया है, परम चैतन्य ने सामूहिक रूप से उन समस्याओं का समाधान कर दिया है। इन सब घटनाओं से ये ही सबक मिलता है कि सहयोगियों के माध्यम से परम चैतन्य समाज में अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री रक्षा करी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः।